Hello everyone, this is Niharika Khosla, your online educator. Welcome to Next Step Tutorials online classes. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it and also press the bell icon for new updates. You can also join my Telegram channel for free PDFs, notes and more content of UPSC. The links will be given in the description box. So let's begin with our first lecture in world history, starting with World War One. हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि हमें इजीली समझ भी आए और बोरिंग भी ना लगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वर्ल्ड वॉर वन, इट वाज आल्सो नोन एज द ग्रेट वॉर टू एंड ऑल वॉर्स. फर्स्टली इसका नाम सिर्फ वर्ल्ड वॉर था या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं था, बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका नाम वर्ल्ड वॉर वन में कन्वर्ट कर दिया गया. इसको ग्रेट वॉर कहते हैं, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इस वॉर में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ इन्वॉल्व थी और बहुत सारी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व थी. मेजर कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी. वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पीरियड था 1914 टू 1918. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट. व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दिस वॉर? इस वॉर के क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे? तो उसको याद करने के लिए एक सिंपल सा कीवर्ड है मेनिया. MANIA, मेनिया. M is militarism. Militarism is of building up a strong military to prepare for war. मतलब क्या हुआ इसका कि जब कुछ कंट्रीज़ हैं आपस में, हम एग्जांपल लेते हैं सपोज USA एंड चाइना. दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़, पावरफुल कंट्रीज़. अब ये दोनों ही पॉलिसीज़ बनाती रहती हैं अपने वॉर, अगर कल को कोई वॉर होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाने की. दैट इज़ नोन एज द पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, ताकि इन केस ऑफ वॉर दे कैन कम्पीट विद ईच अदर. एक ये कॉज था क्योंकि सभी कंट्रीज़ पावरफुल अपने आप को समझती थी, हर एक की अपनी अपनी पावरफुल मिलिट्री थी, तो एक तरह से एक जेलस फैक्टर आ जाता है जो कि एक कॉज बन सकता था आपस में कंट्रीज़ का. अलाइंसेस क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस टू प्रोवाइड एड एंड प्रोटेक्ट ऑन अदर. दैट मीन्स कि जो कंट्रीज़ होती हैं, देयर आर दी अलाइंसेस और अग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में टू प्रोवाइड देम एड एंड प्रोटेक्ट ईच अदर. मतलब कि जैसे सपोज़ एक कंट्री US से एग्जांपल ले लेते हैं, एक चाइना ले लेते हैं, एक इंडिया ले लेते हैं. अब इन तीनों कंट्रीज़ में सब एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप तीनों की कंट्रीज़ के आपस में कि अगर कल को कोई चौथी कंट्री हमारे पे कोई अटैक करती है किसी एक कंट्री पे इन तीनों में से, तो हम बाकी दो तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें एड प्रोवाइड करेंगे. एड इज़ कि जो हमें मेडिसिन, फूड, शेल्टर, जब वॉर होता है तो काफ़ी सारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें दूसरी कंट्री हेल्प करेगी. दे विल प्रोवाइड एड और हमें प्रोटेक्ट करेगी. मतलब अगर हमें वेपन्स चाहिए या कुछ भी ऐसा चाहिए जो वॉर के लिए हमें ज़रूरी हो, वो हमें वो प्रोवाइड करेंगे. दैट इज़ अग्रीमेंट्स. अब अलाइंसेस 2 कंट्रीज़ के बीच में भी होते हैं, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में भी होते हैं. और कई बार तो बच्चों ऐसा होता है कि सपोज़ 3 कंट्रीज़ हैं, A, B एंड C. A, B, C तीनों का भी आपस में अलाइंस है और सब A और B का भी आपस में अलाइंस है. सो देयर इज़ अ प्रायोरिटी कि किस चीज़ को कब चूज़ करना है. नेशनलिज्म. नेक्स्ट कॉज इज़ नेशनलिज्म तो हमारे अंदर भरा हुआ है. अब मैं एक भारतीय हूँ, इंडिया भारत माता हमारी एक नेशनलिज्म हमारे में क्रिएट करती है. दैट इज़ कि हमें अपनी कंट्री पे नाज है, गर्व है. दैट इज़ नेशनलिज्म. इम्पीरियलिज्म. अब इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि जब कोई कंट्री वीक होती है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो दूसरी कंट्री उसको टेक ओवर कर लेती है. अब हम देख सकते हैं आजकल चाइना यही कर रही है. जो कंट्री इकोनॉमिकली वीक है, चाइना उसको लोन प्रोवाइड करती है, लीज पे उसका प्रॉपर्टी या जो भी लैंड होती है कुछ, वो उसको ले लेती है 50-50, 99 ईयर्स के लिए. किसने देखा होता है? दैट इज़ इम्पीरियलिज्म एक तरह से कि चाइना अपना राज जमा रही है. नेक्स्ट इज़ असैसिनेशन. ये एक मेन कॉज था. बाकी सारे कॉजेज़ जो हमने पढ़े हैं, मिलिटरिज्म, अलायंसेस, नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, दीज आर द स्लो प्रोसेस, स्लो ग्रेजुअली दे इंक्रीजेस. बट जो असैसिनेशन था ये एक इमीडिएट कॉज है. अगर हमसे कोई पूछता है कि वर्ल्ड वॉर वन का इमीडिएट कॉज क्या है, तो दैट वाज असैसिनेशन. किसका असैसिनेशन हुआ था, किसकी हत्या हुई थी? ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड.
ये कौन थे? ये थे हायर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के। सो हम बता सकते हैं कि मेन कॉज क्या था हमारा वर्ल्ड वॉर वन का? असैसिनेशन, जो इमीडिएटली वर्ल्ड वॉर वन को बढ़ावा देता है। अब नेक्स्ट आर बेलिजरेंट्स। व्हाट आर बेलिजरेंट्स? बेलिजरेंट्स वो होते हैं कोई पावरफुल ग्रुप्स जो आपस में एक स्ट्रॉन्ग वॉर लड़ते हैं। सो इस वर्ल्ड वॉर वन में दो टीम्स थी। कौन सी टीम्स थी? वी कैन से देम टीम और ग्रुप, एलीट पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। एलीट पावर्स में कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड थी? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन जो कि यूके है हमारा, रशिया, इटली, जापान, यूएसए। यूएसए ने 1917 में ज्वाइन किया था। 1917 में, ये हम पढ़ेंगे आगे कि उसने लेट ज्वाइन किया और क्यों किया। और अब आ जाओ सेंट्रल पावर्स में। सेंट्रल पावर्स में कौन सी कंट्रीज़ हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जो कि टर्की है आज का, बल्गारिया। ये थी हमारी सेंट्रल पावर्स। नेक्स्ट आ जाइए अलाइंसेस। अब ये देखिए अलाइंसेस, हमारे अलाइंसेस बने हैं आपस में कंट्रीज़ के। एक अलाइंस हम देख सकते हैं ट्रिपल एंटांट। ट्रिपल एंटांट इज अबाउट बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, जो कि साइन हुआ था 1894 में इन तीनों के बीच में। ट्रिपल एंटांट मीन्स कि अगर रशिया पे अटैक होता है तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों उसकी मदद करेंगे, अगर फ्रांस पे होता है तो रशिया और ब्रिटेन उसकी मदद करेंगे, सिमिलरली ब्रिटेन के केस में। नेक्स्ट इज ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस हुआ था इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में, दैट इन केस इफ एनी कंट्री नीड्स हेल्प अदर विल प्रोवाइड इट, और ये साइन हुआ था 1882 में। वी कैन सी दो बल्कान्स हैं, बल्गेरिया एंड सर्बिया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो वी कैन सी देयर इज अ मैप ऑफ एलीट कंट्रीज, सेंट्रल पावर्स और जो न्यूट्रल कंट्रीज थी। एलीट नेशंस कौन से हैं? देखिए जो पर्पल में है, पर्पल में कौन से हैं? यूके, फ्रांस, पोर्टुगल, रशिया, ये सारे, इटली, वी कैन से ग्रीस, रोमानिया, ये सब थे हमारे एलीट नेशंस। अब सेंट्रल पावर्स कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर दैट इज टर्की, बेल्जियम। न्यूट्रल कंट्रीज थी जो ना इस साइड थी ना उस साइड, एंड इंडिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ये सब न्यूट्रल थी। नेक्स्ट आ जाइए नेशनलिज्म। अब हमारा फर्स्ट कॉज था, फर्स्ट कॉज पे आते हैं नेशनलिज्म। व्हाट इज़ नेशनलिज्म? एक्सट्रीम प्राइड ऑफ आवर ओन कंट्री, कि हमारे अंदर एक नेशनलिज्म जाग जाती है। उस टाइम पे क्या होता था, जर्मनी और इटली में काफ़ी सारे डिविजन्स हुए थे, डिवाइड हुई थी ये स्टेट्स, इनकी यूनिफिकेशन हुई थी। क्यों हुई थी? वहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी, जिस वजह से काफ़ी सारी पार्टीशंस हुई थी 1861 एंड 71। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की वीडियोस भी बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वो भी बना दूंगी। अदर रिजल्ट क्या था? एक था कि फ्रांस जो था उसने अपना कुछ एरिया अल्सेस लोरेन जर्मनी को लूज़ कर दिया था, तो फ्रांस में भी एक तरह से एक देयर वॉज अ स्पिरिट कि हमें अपना वो वापस लेना है, तो वो भी एक नेशनलिज्म का कॉज था, ये भी एक कॉज आ सकता है। सो नेक्स्ट इज इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म तो पता ही है कि जब एक कंट्री इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक होती है तो दूसरी उसको टेक ओवर कर लेती है। इसी तरीके से ये जो पावरफुल कंट्रीज थी, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इनको अपनी मार्केट इंक्रीज़ करनी थी, फॉरेन मार्केट, तो क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थी, तो दे वांटेड टू इंक्रीज देयर मार्केट्स, जिस वजह से इन कंट्रीज़ ने अपना एक्सपेंशन किया अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका वॉज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी वो वीक थी, तो इन्होंने उनको एक तरह से टेक ओवर किया, वहाँ पे अपना काम एक्सपैंड किया, जिस वजह से इनके बीच में कंपटीशन हो गया, तो एक तरह से वी कैन से दैट दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज। नेक्स्ट आ गया स्पार्क। अब एक स्पार्क हुआ, असैसिनेशन, ये हमारा मेन कॉज था, इमीडिएट कॉज था। आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एंड ड्यूचेस सोफी एट साराजेवो, बोस्निया ऑन 28 जून 1914। ये है फ्रांस फर्डिनेंड, आप देख सकते हैं, ये उनकी वाइफ हैं सोफ़ी, जो कि साराजेवो बोस्निया में थे उस टाइम पे, जून 28 को 1914 में इन पे अटैक हुआ था, राइट। ये है साराजेवो की लोकेशन, आप देख सकते हैं, बोस्निया में साराजेवो। ये उस टाइम पे वहाँ जा रहे थे, दे वर द हायर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी।
तो ये सारा जो वो में एक तरह से कोई टूर था या कोई मीटिंग थी, ऐसे जा रहे थे। ये देखिए, ये फ़ोटो है कि कैसे उन पे अटैक हुआ। ये जो लोग इन पे अटैक कर रहे हैं, दिस ग्रुप इज़ नोन एज ब्लैक हैंड ग्रुप। और ये जो ग्रुप था ये सर्बिया के नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट ग्रुप था, मतलब बॉस्निया में रहते थे और बिलीव किया जाता था कि ये जो हैं ये सर्बिया को बिलोंग करते हैं, इसीलिए सर्बिया को ब्लेम किया गया था। अब हम देख सकते हैं कि हमने, अब एक बार हम रिवीजन कर लीजिए कि हमने अब तक क्या क्या किया है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। अब के लिए हम इसको रिवीजन करते हैं। चलिए आइए, पहले हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 उसको क्या कहा जाता था, ग्रेट वॉर, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। वर्ल्ड वॉर को 1 नाम तब दिया गया जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 इतनी बड़ी वॉर थी कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होने के बाद दोबारा से ये वॉर हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। कोल्ड वॉर हुआ, ये हुआ, वी विल डिस्कस इन अदर वीडियोस। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 1914 to 98। देन व्हाट वर द कॉजेज, देयर वर 5 कॉजेज मेनिया, मिलिटरिज्म, ए से अलायंसेस, एन से नेशनलिज्म, आई से इम्पीरियलिज्म और ए से असैसिनेशन। इमीडिएट कॉज क्या था, असैसिनेशन। किसका हुआ था, आर्कड्यूक फ्रांज जी वॉज किल्ड बाय ब्लैक हैंड ग्रुप, जो कि बॉस्निया में हुआ था और सर्बिया को बिलोंग करते थे, ऐसा माना जाता था। और हमने देखा कि किन के बीच में हुआ था, एलीट पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। अब हम आगे देखेंगे कि आगे इनके असैसिनेशन के बाद वर्ल्ड वॉर 1 ने क्या मोड़ ले लिया। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, stay healthy and keep watching my videos. Thank you. Goodbye.